Good afternoon, students. Today we are going to discuss about physical fitness. Physical fitness, health, physical and yoga education B.Ed सेकेंड ईयर का सबसे लास्ट यूनिट और लास्ट टॉपिक है। हिंदी में बोलते हैं शारीरिक पुष्टि, शारीरिक पुष्टि या फिजिकल फिटनेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? जब हम शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। शरीर थका हुआ, आराम से लेटे हुए, उसमें भी बेचैनी, न खाने को मन, न पीने को मन, न किसी से बात करने को मन, तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से फिट नहीं है। और कोई अगर बात भी करे तो तब गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन। क्यों? इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, शरीर काम ही नहीं कर रहा है। जब शरीर काम नहीं कर रहा है तो फिर क्या होगा कि किसी भी काम करने के लिए कोई भी जो है एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है उसके प्रति कोई भी रेस्पॉन्स नहीं होगा। तो क्यूरेन एक हमारे क्या है एजुकेशनिस्ट हैं, वो कहते हैं शारीरिक पुष्टि से अभिप्राय व्यक्ति को अपने शरीर का ठीक ढंग से प्रयोग करने तथा अधिक देर तक परिश्रम करने की क्षमता से है। जब शारीरिक रूप से व्यक्ति पुष्ट है, फिट है, तो वो बहुत अच्छी तरह से बहुत देर तक काम कर सकता है। डॉक्टर क्रॉल्स का कहना है यह किसी के जीने के ढंग के दबाव का सफल अनुकूलन है। क्या है? सफल अनुकूलन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो फिजिकल फिटनेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बिना जो है कहीं कुछ भी नहीं हो सकता है। तो फिजिकल फिटनेस implies abilities such as that of resisting fatigue, performing with an acceptable degree of motor ability, and being able to adapt to muscular stress. Physical fitness can also be functional, specific, and emergency requirement. शारीरिक पुष्टि वह है जिससे हमें जल्दी थकान नहीं आती। थकान के लिए एक क्या है? यह आपका अवरोधन है। और किसी भी काम को हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं और हमारे शरीर में जो चालक हैं, मोटर एबिलिटी, वो अच्छी रहती है। मस्कुलर स्ट्रेस इतनी जल्दी नहीं आता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है निक्सन की, NIXON, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। फिजिकल फिटनेस refers to the organic capacity of the individual to perform normal tasks of daily living without undue tiredness or fatigue, having reserve or strength and energy available to meet satisfactory and emergency demand suddenly placed upon him. यदि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, फिट हैं, तो हमारे साथ में अचानक भी कोई भी जो है काम आ जाए, हम उसको करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये नहीं कि हमारी व्यग्रता शुरू हो जाए। We start to worry, we start to irritate, we start to respond. बड़े काम और कूल, शांत और गंभीर मुद्रा में उसको हम विचार करते हैं और कार्य को आगे कर लेते हैं। तो फिजिकल फिटनेस इज द क्वालिटी ऑफ द होल बॉडी इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स ऑफ एडेप्टेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। इसलिए काम को करने के लिए कोई भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए ये बहुत जरूरी है। एक अच्छी डेफिनेशन दी हुई है कार्पोविच की। शारीरिक पुष्टि व्यक्ति की उन शक्तियों के कार्य करने के सामर्थ्य से है जिनमें मनुष्य की मांसपेशियों का संबंध पड़ता है, अर्थात हमारी जो मस्कुलर फिटनेस है उससे संबंधित है। तो इस तरह से यदि हम बात करें तो शारीरिक पुष्टि कार्य की प्रकृति व्यक्तिगत शारीरिक आकार, आयु व लिंग के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। सबकी शारीरिक पुष्टि या फिजिकल फिटनेस सबकी बराबर नहीं होती है, सबकी डिफरेंट होती है। कोई ज्यादा काम कर सकता है, कोई कम, कोई ज्यादा बात कर सकता है, कोई कम, और कोई जो है अच्छी तरह से किसी को टैकल कर सकता है, किसी को नहीं। किसी में जो है सहन करने की क्षमता अच्छी होती है। These all depends upon our physical fitness. तो अब हम जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस या शारीरिक पुष्टि के अंग। इन अंगों की बात करें तो क्या क्या हो सकते हैं?
तो यहाँ पर बुक में आपके दिए है 4, कितने? 4। फर्स्ट है एंड्योरेंस, दूसरा स्ट्रेंथ, थर्ड इज स्पीड, फोर्थ इज फ्लेक्सिबिलिटी। दीज आर द कंपोनेंट ऑफ आवर फिटनेस। तो अगर इसकी बात करें तो हम जो है इसमें सबसे पहले है आपका एंड्योरेंस, हिंदी में बोलते हैं सहन क्षमता। सहन क्षमता अर्थात हम कितना सहन कर सकते हैं। एंड्योरेंस इज एबिलिटी टू रेसिस्ट फटीग। एंड्योरेंस वह है जो कि हमारी थकान के विरोध में काम करती है। The ability to deliver oxygen and to tissues, aid to remove wastage over a sustained period of time. Long runs and swims are the method employed in measuring this component. लंबी रेस या तैरना, इससे हमें पता चल जाता है कि हमने जो है सहन क्षमता कितनी है, कितनी योग्यता है। तो सहन क्षमता की गति और शक्ति की तरह शारीरिक पुष्टि का एक महत्वपूर्ण अंग है, यह क्रिया को जारी रखने की योग्यता होती है। जब हम कोई काम कर रहे हैं तो उसको कितनी देर तक जारी रखते हैं, तो वो आपका इस पर, तो इसके लिए इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि 2 तरह की आपकी एंड्योरेंस होती है, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस एंड लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। छोटी अवधि की सहन क्षमता की आवश्यकता उन खेलों में प्रयुक्त होती है जिनमें खेल क्रिया कम अवधि की होती है। इसमें क्रिया की गतियां बहुत सघन होती हैं, जैसे फुटबॉल, हॉकी व कुश्ती, थोड़े समय के लिए, ठीक है, 100 मीटर रेस होगी। और दूसरा है लंबी अवधि, दैट इज लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। लंबी अवधि की सहन क्षमता का प्रयोग उन खेलों में किया जाता है जिनमें खेल क्रिया लंबी अवधि की होती है। इस क्रिया की सघनता या इंटेंसिटी कम होती है, जैसे लंबी दूरी की दौड़ें, रोड साइकिलिंग, क्रॉस कंट्री दौड़, ये जो इसके अंतर्गत आएंगे। The first one you have to keep in mind, the first component of physical fitness is endurance. हिंदी में बोलते हैं सहन क्षमता। सहन क्षमता 2 तरह की होती है, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस एंड लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। छोटी अवधि की सहन क्षमता और लंबी अवधि की सहन क्षमता। तो उसके बाद दूसरा आता है स्ट्रेंथ। ये बहुत जरूरी है, शक्ति जिसे कहते हैं, स्ट्रेंथ शक्ति। शक्ति हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न की गई वह ऊर्जा है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी कार्य को करने के योग्य होता है। It is the ability of muscles to overcome resistance. The ability of the muscles to exert force for brief period of time. For example, upper body strength can be measured by various weightlifting exercises. Strength power, जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, ऊपर बॉडी के ऊपर की स्ट्रेंथ पावर पता लग जाती है कितनी वेट लिफ्टिंग है। The strength can be defined as greatest amount of force that muscles or a group of muscles produce in a single maximal effort. तो यह वह शक्ति है, कौन सी शक्ति जो है, यह शक्ति ही है वह मात्रा जो एक मांसपेशी या एक मांसपेशी समूह पैदा करती है। ठीक, तो शरीर की शक्ति को हम पाउंड या डायंस में मापते हैं। The power of the body is measured in either in pounds or the डायंस। शक्ति को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है आपका डायनामिक स्ट्रेंथ और दूसरा होता है स्टैटिक स्ट्रेंथ। डायनामिक मीन गतिशील शक्ति और दूसरा स्थिर शक्ति। अब आती है बारी गतिशील शक्ति की, कि गतिशील शक्ति क्या है। गतिशील शक्ति को हम आइसोटोनिक स्ट्रेंथ शक्ति भी कहते हैं। आइसोटोनिक, किसी निश्चित अवधि में बार-बार शरीर को हिलाने और उस भार को उठाने में मांसपेशियों की क्षमता से शक्ति की गतिशील शक्ति प्रकट होती है। उदाहरण के लिए पुलअप, क्या पुलअप, ठीक है, पुशअप, धक्का खींचना, धक्का मारना, तो ये आपके गतिशील या डायनामिक स्ट्रेंथ के एग्जांपल्स। दूसरा तो होता है हमारा स्थिर शक्ति या स्टैटिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ, स्थिर शक्ति को हम आइसोमेट्रिक शक्ति, पहले वाले का नाम था आइसोटोनिक, ठीक है, गतिशील का नाम, और
स्थिर का नाम है आपका आइसोमेट्रिक। कुछ समय के लिए निरंतर रूप से व्यक्ति अपनी मांसपेशियों की अधिक से अधिक जितनी शक्ति बिना किसी विशेष मूवमेंट के लगा सकता है, वह उस शक्ति की स्थिर शक्ति होती है। इस शक्ति को डायनामोमीटर की सहायता से मापा जाता है, डायनामोमीटर से। जब व्यक्ति इस प्रकार की शक्ति लगाता है तो प्रत्यक्ष रूप से कार्य हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। तो दूसरा हो गया, second component of our physical fitness is strength. First endurance, second strength. Now the third, that is speed, काम करने की गति. The quickness of movement of limbs, whether this is the leg or a runner or the arm of a short footer. अरे तेज दौड़ने वाले कितनी जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा सकते हैं, हाथ से काम करना बड़ी स्पीडली जो है, ठीक। तो speed may be defined as the ability or capacity of the individual to perform a movement of the same pattern at fast speed. Generally, ये क्या होगा आपका रिलेटिव होगा कि दो बच्चे आपस में जो रेस लगा रहे हैं, 100 मीटर की रेस है, एक बच्चा थोड़ा पहले पहुंच जाता है, एक बच्चा थोड़ा देर में पहुंचता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव। एक की अपेक्षा दूसरे की स्पीड ज्यादा है या एक की अपेक्षा दूसरे की स्पीड कम है। तो गति व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा एक ही प्रकार की गतियां या मूवमेंट्स को बार बार बहुत तेज गति से करता है। तो ये आपका स्पीड हो गया। तो मूवमेंट के लिए हमारे जो कंट्रोल करता है ये आपका CNS करता है, CNS, ठीक है, क्या CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन जिसे कहते हैं। अगला है आपका that is the fourth part, that is the flexibility, या हिंदी में बोलते हैं लचक, लचीलापन। शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता के लिए लचक का होना अति आवश्यक। व्यक्ति के शरीर के जोड़ों में गति क्षमता को लचक कहते हैं। जो योग करते हैं ना, एक्सरसाइज, अभ्यास, प्राणायाम, शरीर को किधर से टेढ़ा कर दिया, उधर से टेढ़ा कर दिया, कैसे भी जो भी आसन हो सारे आसन कर लें, तो कहते हैं इसका शरीर बड़ा ही जो है क्या है, फ्लेक्सिबल है, बड़ा लचीला है। क्यों है? क्योंकि वो अपने बॉडी को कहीं भी घुमा लेता है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेंज ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी जॉइंट्स, क्योंकि बॉडी तो सबकी एक जैसी है, अब जॉइंट को कितना आपने जो है इधर उधर घुमा सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्लेक्सिबिलिटी। तो the ability to move joints and ये add नहीं है, and use muscles to their full range of motion. The sit and the reach is good measure of flexibility of the lower back and backs of this upper leg. Body composition also considered a component of fitness. It refers to the makeup of the body in terms of lean mass, दुबला पतला मांसपेशी, लीन मास, मसल, बोन, वाइटल टिश्यू, ऑर्गन एंड फैट मास, ठीक है। अरे पतले शरीर का और मोटे शरीर का। An optimum of the fat to lean mass of an indication of the fitness and the right of exercise will help one to decrease body fat and increase maintain muscle mass. बहुत दुबला पतला आदमी है तो शारीरिक अभ्यास करें, फिजिकल फिटनेस के लिए क्या एक्सरसाइज करें, उसकी बॉडी सही हो जाएगी, थोड़ी मोटी हो जाएगी। एक मोटा आदमी है, अगर वो आपका जो एक्सरसाइज करता है तो उसकी बॉडी भी फिट हो जाएगी, फिजिकली वो भी फिट हो जाएगा, और जो फालतू फैट है वो सारा मेल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये 4 कंपोनेंट हमने पढ़े कि देयर आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के 4 कंपोनेंट या 4 अंग जिसे कह सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, अब हम बात आते हैं इसी जो फ्लेक्सिबिलिटी में एक चीज और रह गया। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी 2 तरह की होती है, एक है आपका एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी और दूसरा है आपका पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी या सक्रिय लचक, बिना किसी बाहरी सहायता से शरीर के जोड़ों का अधिक दूर तक गति करना सक्रिय कहलाता है। इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू परफॉर्म मूवमेंट विद ग्रेटर amplitude and range without external help.
अरे किसी को हम शीर्षासन करने के लिए बोलते हैं ना, सिर के बल खड़े होने के लिए, तो एक तो ये कहता है अपने सिर लगाया और पैर ऊपर किए खड़ा हो गया, एक दीवार का सहारा लेता है, एक कहता भैया मेरे पैर पकड़ लेना जरा जो मैं सिर के बल खड़ा हो रहा हूं। तो यहाँ पर दो चीज है, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव, ठीक है। तो पैसिव क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू परफॉर्म मूवमेंट विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड एंड रेंज विद एक्सटर्नल हेल्प। तो पैसिव में हमेशा एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत है, और जबकि जो है एक्टिव में एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं। तो अब बात आती है आगे जो है, तो बेनिफिट ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के क्या क्या लाभ बताने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी हेल्थ, हम फिजिकली फिट हैं, तो इससे हमारी जो फिटनेस है वो अच्छी रहेगी, इम्प्रूव्ड हेल्थ रहेगी, ठीक है। हम जो चाहें वो हम कर सकते हैं, जिस तरह से हम चाहें कोई भी काम उनको हम आराम से कर सकते हैं। तो इसके लिए इम्प्रूव्ड हेल्थ, increase efficiency of hearts and lungs, reduce cholesterol level, increase muscle strength, reduce blood pressure, reduce risk of major illness such as diabetes and heart disease, weight loss। पहला था हमारा improved health, अच्छा स्वास्थ्य। दूसरा अच्छी तरह रहना, improved sense of well-being, ज्यादा एनर्जी रहती है, ओवर एनर्जी, लेस एनर्जी, इम्प्रूव क्वालिटी, और इम्प्रूव उसके बाद आपका मेडिसिन, ठीक। तो ये हमारा कुछ इसके बारे में था कि फिजिकल फिटनेस के बेनिफिट क्या है। अब हम जाते हैं कि फिजिकल फिटनेस को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस ऑफ ए पर्सन। मैं कितना शारीरिक रूप से पुष्ट हूं वह किन बातों पर निर्भर रहता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारा हेरिडिटी, वंशानुक्रम। जैसे हमारे पेरेंट्स होंगे वही फिजिकल फिटनेस हमारी होगी, बिकॉज यू नो दैट ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर देयर द ट्रांसफर ऑफ क्या पेरेंटल कैरेक्टर टू देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, तो heredity means passing on the biological characteristics from one generation to another generation। हमारे माँ बाप के गुण हमें होते हैं, इसी को हम हेरिडिटी कहते हैं, और इसी को हिंदी में कहते हैं वंशानुक्रम। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। दूसरा एनवायरनमेंट, वातावरण। तो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के लिए बात करें तो हेरिडिटी मल्टीप्लाई एनवायरनमेंट। जो हमारी बॉडी बनेगी, एक तो हेरिडिटी और दूसरा एनवायरनमेंट। तो वातावरण का भी व्यक्ति की पुष्टि पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार मानव वंशानुक्रम व वातावरण का उपक्रम है, ठीक है। ठीक वैसे ही समझ लो, अगर हमने खेत में कोई जो है गेहूं लगाए हैं, उसमें खूब अच्छी खाद डाली, खूब पानी दिया, तो बढ़िया पैदावार होती है। तो सिमिलरली हमारी बॉडी है, अगर हम इसकी पूरी देख रेख कर रहे हैं, पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं, पूरा पौष्टिक भोजन ले रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो फिजिकली हम फिट रहे। ज्यादा नहीं है, ज्यादा खाने से फिर जो है शुगर हो जाएगा, ठीक है, बीपी बढ़ सकता है। ज्यादा की बात नहीं कर रहा मैं, बैलेंस डाइट की बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट हो गया हेरिडिटी, वंशानुक्रम। दूसरा वातावरण, एनवायरनमेंट। तीसरा नियमित व्यायाम या रेगुलर एक्सरसाइज। इट्स वेरी नेसेसरी टू हैव और टू डू रेगुलर एक्सरसाइज। व्यायाम करना बहुत जरूरी है, और व्यायाम भी आपके तीन तरह के होते हैं। एक होता है आपका एरोबिक्स, जैसे जंप मारते हैं ना, एरोबिक्स, हवा सांस लेते हुए और इस तरह से जो है। दूसरा होता है आपका स्ट्रेचेज एक्सरसाइज, स्ट्रेच करने के लिए, जब आप यूं यूं करके खींचते हैं ना, यूं यूं इस तरह से स्ट्रेचेज। अगला होता है दृढ़ता वाले व्यायाम। क्या? दृढ़ता वाले व्यायाम, जो हमारी बॉडी को जो है फिटनेस देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, दैट इज स्ट्रेंथ, ठीक है। कई आसन इसके अंतर्गत आते हैं। तो नियमित व्यायाम जो है, व्यायाम अलग हो गया, आसन अलग हो गया। अब चौथा है आपका गुड पोस्चर या आसन। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सबसे उत्तम आसन वह है जिसमें शरीर के अंग कम से कम दबाव, अधिक से अधिक आराम की स्थिति में संतुलित रहते हैं। तो इस तरह से आसन, सही आसन हो, ठीक है। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब आपने जो है उसमें पढ़े हुए हैं पतंजलि के अष्टांग मार्ग।
तो एक बात दोबारा बता रहा हूं मैं, हमारे शारीरिक पुष्टि को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले वंशानुक्रम, वंशानुक्रम दैट इज हेरिडिटी, दूसरा वातावरण दैट इज नोन एज एनवायरनमेंट, थर्ड नियमित व्यायाम रेगुलर एक्सरसाइज, फोर्थ अच्छा आसन गुड पोस्चर, पांचवा प्रशिक्षण की मात्रा या अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग, कितनी हमने ट्रेनिंग की है, छठा प्रशिक्षण का वैज्ञानिक ढंग साइंटिफिक वे ऑफ द ट्रेनिंग, सेवन आराम तथा शिथिलता रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, क्योंकि पूरी नींद 8 घंटे की नींद आवश्यक है यंग के लिए, बच्चों को तो 10 घंटे करीबन, उसके बाद जो है एडोलसेंट इत्यादि में 8 घंटा नींद, और हमारी एज में लगभग 6 घंटे की नींद काफी है, ठीक है। लेकिन जो लोग सन्यासी हैं उनके लिए 4 घंटे की नींद काफी है। उसके बाद संतुलित बैलेंस डाइट, इट इज वेरी नेसेसरी टू हैव द बैलेंस डाइट टू बी फिजिकली फिट। फिजिकली फिट रहने के लिए बैलेंस डाइट का होना बहुत जरूरी है। नाइन्थ आपका तनाव दबाव, और अगला है मादक द्रव्यों से परहेज, प्रिवेंशन फ्रॉम ड्रग्स। जो हमारे जो वैसे ड्रग्स में जो वैसे ड्रग्स इत्यादि इनको नहीं लेना। Then these are some of the things जो हमारे फिजिकल फिटनेस को प्रभावित करते हैं। अगला है हमारा शारीरिक पुष्टि के विकास के सिद्धांतों का वर्णन, ठीक है। क्या प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल फिटनेस डेवलपमेंट। तो इसके पहला जो आपका है अतिभार या ओवरलोड। अतिभार के सिद्धांत को अपनाने के लिए भार को धीरे धीरे बढ़ाया जाए, क्योंकि अतिभार तभी महसूस होता है जब ऑक्सीजन की पूर्ति शरीर की मांग से कम होती जाती है। इसका एक छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। एक जो है मेरा मोबाइल हो रहा है, एक क्या था, एक गाय का छोटा सा बछड़ा है। जब वो छोटा है तब आप उसको उठाना शुरू करो और रोज उसको उठाते जाओ, और जब वो इतना बड़ा बन जाएगा तब भी आप उसको उठा लोगे। क्यों? क्यों आप उस क्रिया में करते जा रहे हो। अतिभार का सिद्धांत बता रहा हूँ। धीरे 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 बढ़ाते जाए। आज आपने 5 किलो उठाया, अगले दिन 6 किलो, अगले दिन 7 किलो, फिर अगले दिन 8 किलो, अगले दिन 9 किलो, ठीक है। बट इट विल रिमेन अप टू सम ऑफ द एक्सटेंस ऑफ द टाइम, नॉट श्योर फॉर द होल लाइफ। नेक्स्ट आपका गरमाना, वार्मिंग अप। शरीर को वार्म अप करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे जॉगिंग कर लेते हैं इत्यादि, वार्म अप। पहला सिद्धांत क्या था? अतिभार या ओवरलोड। दूसरा वार्मिंग अप या गरमाना। तीसरा प्रोग्रेशन, प्रगतिशील। शारीरिक पुष्टि प्रोग्राम आसान से कठिन की ओर सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। पहले वह करें जो आसान है, और उसके बाद धीरे 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 हम आगे डिफिकल्ट को बढ़ते हैं। अगला है आपका वैरायटी। रोज एक ही जैसा नहीं, उसमें कुछ न कुछ भिन्नता आए, ठीक है। जैसे शारीरिक पुष्टि में जो भी कार्यक्रम है उनमें कुछ डिफरेंटनेस, इसीलिए कहते हैं भोजन भी अगर रोज एक जैसा नहीं लेना है, नहीं एक जैसे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे, तो हमें करना क्या है? अलग अलग तरह का भोजन लेना है। आज हमने रोटी ली तो कल चावल, अगले दिन दाल, अगले दिन जो है और कुछ, अगले दिन कुछ और, तो जिससे हमारे न्यूट्रिएंट्स अलग अलग हिसाब से मिलते जाए। नेक्स्ट है आपका उचित आराम या प्रॉपर रेस्ट। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिसिटीज, विशिष्टता। शारीरिक पुष्टि कार्यक्रम में विशिष्टता का एक अपना ही महत्व है। नेक्स्ट आपका सुरक्षा एवं बचाव, सेफ्टी एंड प्रिवेंशन। उसके बाद आपका एज एंड सेक्स, आय और लिंग। अगला है वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण, और उसके बाद लिमरिंग डाउन, कूलिंग डाउन। जितनी तेजी के साथ हम अपनी बॉडी को गर्म करते हैं, वार्म अप करते हैं, तो ये आवश्यक नहीं एकदम उसको ठंडा करते हैं, उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं। इसलिए जब भी आप धूप से आते हो तो एकदम एसी के सामने बैठे, पहले थोड़ी जो है पंखे की हवा खाएं, धीरे 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 जब बॉडी का टेम्परेचर और कम हो जाए तब आप जो अपना एसी चलाएं। तो ये कुछ सिद्धांत हो गए हमारे शारीरिक पुष्टि के विकास के सिद्धांत। तो ये हमने जो है कुछ साधन। अब हम बात करते हैं सिद्धांत और साधन में थोड़ा सा अंतर है। सिद्धांत तो प्रिंसिपल्स हैं, अब गुण ऐसी जो है हमारे पास मीन्स हैं जिनके कारण हम फिजिकली फिट रह सकते हैं। मीन्स आप वही चाहें तो दूसरे तरीके से लिखने का तरीका बदल सकते हो। तो शारीरिक पुष्टि के लिए क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले एरोबिक एक्सरसाइज, जिसके अंतर्गत जॉगिंग, साइकिलिंग, ठीक है,
और उसके बाद कैलिस्थेनिक्स, ठीक है, और उसके बाद रिदमिक एक्सरसाइज, तालवन, लेफ्ट राइट से करते हैं। तो पहला हमारा हो गया क्या, शारीरिक, पहला हो गया हमारा एरोबिक एक्सरसाइज, जिसके अंतर्गत जॉगिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, ठीक है, कैलिस्थेनिक हो गया, हल्की जिम्नास्टिक जिसे कहते हैं, और उसके बाद रिदमिक एक्सरसाइज। दूसरा है खेल कूद में भागीदारी। यदि हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी सही रहे, हम फिट रहे फिजिकली, तो हमें खेल कूद में भाग लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम खेल कूद करेंगे, दौड़ भाग करेंगे, तो हमारे श्वसन रेट में लंग्स जो है उसमें एकदम जो है फूलेंगे, और जिस हिसाब से जो आपका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो काम है, फूलने का और सिकुड़ने का काम, वो तेजी के साथ होगा। ब्लड सर्कुलेशन में हमारा ऑक्सीजन बढ़ेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा, तो जो ग्लूकोज इत्यादि उसका डाइजेशन भी सही तरीके से होगा, तो हमारी बॉडी अपने आप फिजिकली फिट होगी। तो तीसरा है हमारा भार प्रशिक्षण या वेट ट्रेनिंग। मांसपेशियों की शक्ति का विकास करने के लिए भार प्रशिक्षण कार्यक्रम सबसे पुराना तरीका है। मांसपेशी बढ़ाने के ना, वेट लिफ्टिंग, ठीक है, मांसपेशियां बढ़ने के लिए भार प्रशिक्षण का उन व्यायाम से है जो विशेष मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाते हैं। ठीक है, बारवेल्स हो गए, डम्बेल्स हो गए, ये सारे समूह को करते हैं। उसके बाद लास्ट है आपका परिधि परीक्षण या सर्किट ट्रेनिंग। इस विधि का प्रतिपादन लीड्स विश्वविद्यालय के मॉर्गन और एडमसन के द्वारा 1970 में किया गया था। उनके अनुसार परिधि प्रशिक्षण एक ऐसी प्रशिक्षण विधि है, परिधि में सर्किट ट्रेनिंग ऐसी प्रशिक्षण विधि है जिसमें विभिन्न व्यायामों को यंत्रों तथा बिना यंत्रों के निश्चित मात्रा में किया जाता है। परिधि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य शक्ति, ताकत, सहन क्षमता, गति, चपलता, लचक व मनोमांसपेशी आपसी सहयोग, न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन में वृद्धि व विकास करना है। That in this way it's enough for this day। तो इसको तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि शारीरिक पुष्टि से आप क्या समझते हैं? शारीरिक पुष्टि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, या शारीरिक पुष्टि के विभिन्न साधनों का वर्णन कीजिए। एंड आई थिंक दैट इट्स एनफ फॉर दिस डे। और